ये अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने थी। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और स्थिति अति रोचक होती जा रही है। बिहार में चुनावी सर्वों की रिपोर्ट की भारी वर्षा हो रही है। जो देखो वो अपना अपना सर्वे प्रस्तुत कर रहा है, किंतु सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता तो योगेंद्र यादव के 2 सर्वे में नजर आ रही है। बाकी तो सब थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेशन करके सब अपने अपने आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा। बिहार चुनाव में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। बहुत बड़ा मंच लगाकर संकल्प पत्र जारी किया। सभी सहयोगी दल भी एनडीए के मंच पर मौजूद थे। मजेदार बात यह हुई कि संकल्प पत्र के समय नीतीश कुमार भी मंच पर गए, संकल्प पत्र उठाया, रख दिया और कुछ ही सेकंडों में मंच छोड़कर चल दिए। मामला बड़ा विचित्र लगा कि नहीं, नीतीश कुमार नाराज हैं और अब उस नाराजगी से बचने के लिए न कुछ एक बहाना बनाया। जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार जी और अन्य साथियों को उनके अनेक कार्यक्रम में उन कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए वो मंच से चलेगा और पत्रकार वार्ता रखी। अरे पत्रकार वार्ता में कुछ किसी को प्रश्न पूछने का ही सवाल नहीं, पूछने का अवसर ही नहीं दिया गया, जबकि हर उसमें सवाल करना थे, पत्रकार पूछना चाहते थे। संकल्प पत्र में कहा गया कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे अब ये संकल्प पत्र करो, आप इतने साल से हैं वहाँ पर, 20 साल से एनडीए की सरकार थी, आपने वहाँ पर रोजगार नहीं दिए, बिहार को मजदूर निर्यातक प्रदेश बनाए रखा और अब कह रहे हो कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे। अरे लाओगे कहाँ से 1 करोड़? और चलिए मान लीजिए आपने रोजगार दिया, 1 करोड़ को आप रोजगार दोगे तो उसमें आरक्षण कितना % रहेगा और आरक्षण की यूनिट क्या होगी, ये कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं। खाली बस जनता को भ्रमित करना है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या डील बनाने का रोजगार देंगे सबको? 1 करोड़ लोगों को डील बनाने का रोजगार दे देंगे? बड़ी विचित्र बात है। जबकि इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, पत्रकार वार्ता रखी और उस पत्रकार में सभी से प्रश्न करने का वो अवसर दिया था। वहाँ प्रश्न भी उठे, बातचीत भी हुई, किंतु भाजपा की पत्रकार वार्ता में किसी प्रकार का कोई नियमों का पालन ही नहीं हुआ। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जब पत्रकारों का इतना बड़ा अपमान हुआ तो उन्हें तो पत्रकार वार्ता का बहिष्कार कर देना चाहा। उन्होंने बहिष्कार नहीं किया। आखिरकार मोदी गोदी मीडिया के है ना, क्यों नहीं बहिष्कार किया? हम तो सब जानते, सबको चुनावी फंड चाहिए, विज्ञापन चाहिए, झूठ फैलाने की बात होना चाहिए, उसके लिए पारिश्रमिक मिल नहीं रहा, क्या दिक्कत है? अब बिहार में की स्थिति बड़ी विचित्र और वहां पर बिहार की जनता ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया था। जितने भी एग्जिट पोल आए ना, सिर्फ एक को छोड़कर सब में महागठबंधन की सरकार बन रही है और बिहार की जनता ने तो इस बार रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इस आधार पर चुनाव में अपना मतदान करने का संकल्प ले लिया। इस आधार पर इंडिया गठबंधन बिल्कुल आगे चल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि तेजस्वी की सरकार बनी तो क्या हुआ, एक दल की सरकार होगी? नहीं, अब वहाँ पर
तेजस्वी को भी एक नया प्रयोग करना पड़ेगा कि वहाँ पर लोक भी सरकार की स्थापना करना पड़ेगी। अन्य जो सहयोगी दल है ना, उनको भी महत्व देना पड़ेगा। और यदि ऐसी नीति अपनाई ना, तो जो इस एनडीए में सहयोगी दल है वो भी अपने आप छट के अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि तेजस्वी सीएम बने तो नीतीश कुमार का क्या होगा। इसका भी सॉल्यूशन है महागठबंधन के पास में। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की आपसी चर्चा हो चुकी है। संभव है कि नीतीश कुमार को जो केंद्र में परिवर्तन होगा ना, उसमें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कुछ बाधा आई, संकट आया, तो नीतीश कुमार को भारत के राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और कर देना चाहिए। राष्ट्रपति, भावी राष्ट्रपति बना देना चाहिए। भावी राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। इस घोषणा से देश में राजनीतिक परिवर्तन आएगा। नायडू का जो ग्रुप है उसमें से एक उप प्रधानमंत्री बन जाएगा और नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक बहुत अच्छी बात चलेगी। और केंद्र में भी लोकप्रिय सरकार का गठन करने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। इससे यह होगा कि जो एनडीए के घटक दल हैं जिनको महत्व नहीं मिला है ना, वे भी महागठबंधन में शरीक हो जाएंगे। अभी महागठबंधन में एक दल और शरीक हुआ। इस तरीके से महागठबंधन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब जो भी होता है ना, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु ऐसा होना चाहिए। तेजस्वी भी समझदार हैं और राहुल गांधी भी समझदार हैं और उनके अन्य जो सहयोगी हैं वो भी समझदार हैं। नीतीश कुमार भी इस सुझाव पर सहमत हो जाएंगे और वे किसी भी सूरत में इस भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके जितने भी प्रत्याशी जीत के आएंगे ना, वे सब तेजस्वी के साथ जुड़ के रहेंगे। और संभव है कि जो भी जो जेडीयू के जितने भी प्रत्याशी जीत के आए हैं ना, उनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री पद दे दिया जाएगा। यह नीति इंडिया गठबंधन की बन चुकी है और इस नीति को देखते हुए जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये बड़ी धन संकट में है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा। चलिए, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर बिहार चुनाव में संघ ने अपने आप को अलग ही रखा। अब कैसे कह सकते हैं अलग रखा? छद्म रूप से कभी भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्य किया हो तो कह नहीं सकता। अभी इसकी जांच होना जरूरी है। हमें इंतजार है कि कहीं ना कहीं से कोई तो सूत्र मिले कि संघ ने बिहार में भाजपा को समर्थन दिया या नहीं, उसके लिए काम करा के नहीं। आइए अब एक महत्वपूर्ण हादसे पर चर्चा करें। बिहार के मोकामा में राजद नेता दुलीचंद यादव की हत्या हो गई और इस हत्या में भाजपा प्रत्याशी अनंत सिंह का भी मुख्य रोल रहा। अब यहाँ पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहाँ पर 3 एफआईआर दर्ज हुई। पहले एफआईआर दर्ज हुई, उसमें पुलिस ने दुलार चंद यादव को एक बहुत बड़ा अपराधी बनाया, गैंगस्टर मान के वो अपनी कार्रवाई शुरू की। बाद में फिर थोड़ा संशोधन हुआ और तीसरी उस जो एफआईआर में ये कहा गया कि हाँ उनकी हत्या हुई है। अब पुलिस विभिन्न एंगलों से जांच कर रही है और वो दुलीचंद यादव को तो पुलिस ने गुंडा बता दिया, गैंगस्टर बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ी राजनीति हो गई। चलिए, अब दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 3 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया
तो उन डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी ना कि दुलीचंद यादव के पैर में गोली लगी थी और गोली आर के पार हो गई थी, और इस स्थिति में आदमी की मौत नहीं हो सकती। आखिरकार फिर दुलार चंद यादव की मौत कैसे हुई? तो उसी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि संभव है कि दुलीचंद यादव के साथ मारपीट की गई हो, घसीटा गया हो, क्योंकि उनके शरीर पर रगड़ के बहुत निशान मिले और उस निशान के कारण अंदरूनी चोट आई हो और उस चोट के कारण मौत हुई है। कुछ भी हो, दुलार चंद यादव की मौत हुई है। अब यह हत्या है या कोई किस प्रकार की मौत है, मौत तो हुई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ना कि गोली भी लगे, आर पार हुई है, निश्चय है कि खून बहाय होगा, और जो शरीर पर जो चोटों के निशान है ना वो भी अति घातक हैं और उनके कारण भी मौत हो सकती है। तो ये दुलार चंद यादव के साथ मारपीट भी की गई, उन्हें घसीटा भी गया, ये भी बात सिद्ध हो गई। अब ठीक है, जो भी होता है ना, क्या होता है देखते हैं, क्या क्या परिणाम आएगा। अब ये पुलिस की जांच होगी और वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शियों के जो भी बयान आएंगे उनके साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब ये इस बात के बाद हम आते हैं देश के में एक न्यायपालिका में भी बड़ी विडंबना आ गई। 53 नंबर सीजीआई कौन होगा, इस मामले में भी अभी पेच फंस गया। वैसे वरीयता क्रम में देखा जाए तो सूर्यकांत जी का नंबर, पर अब यहाँ पर नाजी सरकार ने तो वरीयता का क्रम भी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया था, क्योंकि अब मिश्रा जी को सीजीआई बनाकर उन्होंने वरीयता क्रम के सब लोगों को पीछे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही सीजीआई गवाही ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सूर्यकांत जी का नाम सरकार को भेज दिया। उनका नाम भेजने के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी के खिलाफ कितने आरोप लगे, इतने आरोप लगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आखिरकार क्या होगा, क्या जिस आदमी पर भ्रष्टाचार के पक्षपात के आरोप लगे हों वो क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, इस बात पर भी सवाल होगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो नाजी सरकार है और सूर्यकांत जी भी है ना, नाजी सरकार के पक्ष में तो रहते ही हैं, ये भी, इसमें भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यदि वैसा नहीं होता ना तो बिहार एसआईआर पर वे प्रथम और द्वितीय सूचना जो सुनवाई में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर एसआईआर को रद्द कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। तारीख पे तारीख बढ़ाते गए और अब मतदान के 2 दिन पूर्व अंतिम सुनवाई रखी है। ये भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बिहार में मतदान कौन सी सूची से होगा? क्या जो ये प्रदूषित नई एसआईआर की मतदाता सूची से मतदान होगा या जो पूर्व की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर मतदान होगा? इस पर भी अभी बड़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है। और चुनाव आयोग तो है ना, ये चुनाव आयोग है, ये जनता को चुना लगा रहा है, जन निर्णय को चुना लगा रहा है, प्रजातंत्र को चुना लगा रहा है। तो इससे कोई आशा करना व्यर्थ है, यह कुछ भी नहीं करेगा। तो जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है ना, उनके भी सारे राज खुलते जा रहे। अब तो यह हालत हो गई कि जनता खुद है ना, मतदाता खुद ये मांग करेंगे कि इस मुख्य चुनाव आयोग को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पूर्व सीईओ राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके भी सारे कांड उजागर हो गए। अब ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है देश में प्रजातंत्र के लिए। और अब यहाँ तो तूफानों की भरमार के, और तूफान मोंजा के काली आंधी ने जो कहर बरपाया उसके घाव को कोई भूल नहीं सकेगा। अब यह काली आंधी है ना, तेलंगाना में अपना कहर बरपा रही है, बिहार में भी अब उसका कहर जारी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी कहर सामने आ रहा है। तो मामला बड़ा अजीब सा है। और दूसरी तरफ देश में जो राजनीतिक तूफान भी आया हुआ है,
और धन कुबेरों का तूफान भी आया हुआ है, इन मनुवादियों का तूफान भी आया हुआ, यानी भारत में हर तरफ से तूफान ही तूफान हैं। और जो दूसरी तरह के तूफान है ना, इनके दोषी, इनके अपराधी कौन है, ये भी हम स्पष्ट कर देते हैं। जो राजनीति, धर्म और धन के गुंडे हैं ना, और ये पंडित हैं, ये ही इन जो दूसरे प्रकार के तूफानों के जनक हैं। इनके कारण ही ये तूफानों की त्रासदी जनता सहन कर रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। अब मामला अति रोचक है जो हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इसमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। और अब तो मोदी जी के झूठ के, इनके इवेंट के अनेक राज खुल गए, इतने राज खुल गए कि हद से ज़्यादा ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कहानियाँ जरूर पढ़ी होगी लोगों की, और उन कहानियों में अपने आप को उन्होंने सम्मिलित कर उन कहानियों के नायक अपने आप को बना लिया। ट्रेन में चलते हुए भीड़ भाड़ में हस्तरेखा देखने का नाटक, चाय बेचने का नाटक, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके संबंध जताने का नाटक, बहुरूपियापन का नाटक, और न जाने कितने कितने प्रकार के नाटक हैं। और ये तो मोदी जी तो है ना, सफ़ेद और काली झूठ बोलने के रोबोट है और इवेंट के रोबोट है। वे सब कहाँ कौन सा इवेंट कर दें, कब कहाँ सफ़ेद झूठ बोल दे, जिसकी भी कोई सीमा नहीं। और उनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो वे जहाँ भी कहीं जाते हैं ना, उसके पहले फोटो को देखते कि फोटो मेरा आना चाहिए, मेरा हाईलाइट होना चाहिए। अब गुजरात में आज 25 ई बसों का सड़क पर उतारा गया, तो उसकी हरी झंडी भी मोदी जी ने दी, और वहाँ पर जनता नहीं थी। सिर्फ मोदी को हरी झंडी घुमाते हुए ही कैमरा फोकस किया गया। अरे जनता को भी तो बताओ भाई, उसको और कोई दूसरा नेता नहीं था क्या? वहाँ का जो गुजरात के सीएम को भी साथ में होना था, या कुछ नहीं, बस मोदी जी ने अपने आप को अपना झंडी, हरी झंडी बताते हुए अपना फोटो खिंचवा, और वही फोटो वायरल हो रही। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और भी अनेक इनके कांडों के जो उजागर हो रहा है ना, एक यूट्यूबर है हमारे बहुत प्रसिद्ध और विद्वान यूट्यूबर हैं अशोक जी पांडे, उन्होंने तो मोदी जी के इवेंट के और कहानियों से अपने आप को संबंध करने के अनेक नाटक उजागर कर ही दिए। खैर ठीक है, जो भी हो गया ना, तो ये मोदी जी तो बहुरूपिया हैं। ये चाहे जिस प्रकार के नाटक कर सकते हैं, चाहे जितने झूठ बोल सकते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है राष्ट्रपति जी के बारे में। अरे ये राष्ट्रपति जी को क्या हो गया? वे देश में अराजकता का माहौल है, और वे है ना धतराज बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। क्यों? जनता में उनके प्रति गलत संदेश जा रहा है। उनको तो है ना देश की जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहिए और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जनता ने साफ कहा कि आप देश में अराजकता फैली हुई है, आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और जनता ने तो यहाँ तक कह दिया कि केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस को बना दीजिए, और गवई जी को उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बना दीजिए, परंतु कुछ भी नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो ही इनको चला रहे हैं, वो ही इनको अपनी उंगलियों पर नचाती है। और जैसे गुजराती गैंग चाहती है ना, उसी प्रकार के निर्णय करती है। तो अब राष्ट्रपति जी से भी यही अनुरोध है कि वे जनता के बीच खड़े हो जाएं, सही अर्थों में अपना राष्ट्र धर्म निभाए, राज धर्म निभाए, जनतंत्र निभाए, संवैधानिक धर्म निभाए। जरूरी है ये निभाना, प्रजातांत्रिक धर्म निभाए, जनता की भी यही आशा है। और अब जनता तो साफ कर रही है कि आप ये इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए।
आप तो दुर्गा और कालिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दीजिए, कठोर से कठोर निर्णय ले लीजिए, राष्ट्र हित में, जनहित में, संविधान के हित में, कानून के हित में और देश के हित में, सनातन धर्म के हित में कठोर से कठोर निर्णय ले लीजिए। एक कठोर निर्णय और हो सकता है, और ये होता है कि राष्ट्र का संचालन अब किसी भी राजनेता को ना देते हुए पूरा सेना को सुपर्द कर दिया जाए कि अब सेना ही राष्ट्र का संचालन करे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जनता का सोच है, वो जनता का सोच हमने प्रस्तुत किया। अब राष्ट्रपति जी उसको मूर्त रूप देती है या नहीं, ये उनके विवेक पर निर्भर है। चलिए, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संघ की। अरे अब तो संघ की भी है ना फजीयत हो रही है। डॉक्टर मोहन भागवत जी विचलित नजर आ रहे हैं, वे भी स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी मुझे जैसे समाचार मिला कि संघ ने भी स्पष्ट कर दिया कि नहीं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ की पसंद का ही होगा, संघ ही डेप्यूट करेगा। तो आप ये अब बयानबाजी क्यों करते हो? आप बयानबाजी मत कीजिए, आप तो घोषणा कर दीजिए संजय जोशी की कि संजय जोशी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसी घोषणा आप कर क्यों नहीं रहे? और मोहन भागवत जी, फिर आपको बता दूं और आपसे भी ये सवाल कर लूं कि आखिरकार संघ का संचालन कौन कर रहा है? क्या संघ का संचालन नाजी गुजराती गैंग और उनके दल्ले कर रहे हैं या आप कर रहे हो? इस पर भी जरा आपका स्पष्टीकरण होना जरूरी है, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्थिति वो नहीं है। अब और गुजराती गैंग ने तो खुला खट संघ का पोस्टमार्टम कर ही दिया कि संघ के पास में अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, इसका हिसाब भी देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, मोहन भागवत कैसे हिसाब देंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। और नाजी गैंग ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि संघ को विदेशी धन की भी सहायता मिली है। अब कितनी सहायता मिली है, क्या हुआ, ये तो स्पष्टीकरण डॉक्टर मोहन भागवत ही दे सकते हैं। दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? और अब तो देश भर में संघ पर बैन लगाने की मांग हो रही है, आंदोलन हो रहा है। ये भी संघ के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसमें थोड़ी मोहन भागवत जी की भी गलती हुई। हमने मोहन भागवत जी को हर बार चेताया, हर बार सचेत किया कि देखिए आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, परंतु मोहन भागवत जी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मोहन भागवत जी ने उज्जैन में एक बार आकर